एपिसोड 76 एंड 77। कुछ देर में यक्षांश वॉशरूम से बाहर आया और फिर चेंजिंग रूम की तरफ चला गया। थोड़ी देर में वह एक सिंपल सा ब्लैक टी शर्ट लोवर पहनकर बाहर आया। उसके साथ ही उसने ब्लैक कलर की हुडी भी पहन रखी थी। आरजू ने एक नज़र यक्षांश की तरफ देखा तो यक्षांश उसके पास आकर उसके गालों पर प्यार से किस करते हुए बोला, वाइफी मैं कुछ देर के लिए किसी काम से बाहर जा रहा हूँ। तुम अपना अच्छे से ख्याल रखना और हाँ, दवा टाइम पर ले लेना। मैं कोई शिकायत ना सुनूं। अगर कुछ भी शिकायत मुझे सुनने को मिली तो तुम पनिशमेंट के लिए रेडी रहना। पनिशमेंट का नाम सुनकर आरजू यक्षांश की तरफ देखने लग गई तो यक्षांश उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, यह मत सोचना कि तुम मेरी वाइफ हो तो मैं तुम्हें पनिशमेंट नहीं दूंगा। वाइफ हो तो वाइफ के लेवल का पनिशमेंट मिलेगा। कहीं ऐसा ना हो पनिशमेंट में मैं तुम्हें पूरी रात सोने ना दूं। यक्षांश की बातें सुन आरजू शर्मा गई। शर्म से उसका पूरा गाल लाल हो गया। वही आरजू को इस तरह से शर्माते देख यक्षांश के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। उसने धीरे से झुककर उसके होठों पर किस की और बोला, ठीक है मैं चलता हूं और हाँ, जो कहा है उसे याद रखना। इतना कहते हुए यक्षांश हल्का मुस्कुराया और रूम से बाहर चला गया। यक्षांश के जाते ही आरजू जो पास में रखे पिलो को अपने हाथों में लिए और उसे कस के जकड़ते हुए बेड पर बैठ गई। अभी वह बहुत खुशी खुशी से उछलना नाचना कूदना चाहती थी और शायद उसे अभी मौका मिल गया था। वह वही बेड पर खड़े होकर झूम झूम के डांस करने लगी। उसी समय पूर्वी रूम में आए और सामने का नजारा देखा तो हैरान हो गई। आरजू किस तरह से झूम कर डांस कर रही थी। उसे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि ये उसकी फ्रेंड है जो सीधी साधी मासूम से थी। कभी किसी के सामने खुलकर बोल भी नहीं पाती थी। हंसना खेलना कूदना नाचना तो बहुत दूर की बात है। आज वही आरजू इस तरह से खिलखिलाकर हंस रही थी और कूद कूद कर डांस कर रही थी क्योंकि वो सच में बहुत खुश थी। पूर्वी आरजू के पास आई और बोली, आरजू तू क्या कर रही है? नीचे उतर जल्दी से वरना तुझे चोट लग जाएगी। लेकिन आरजू तो इस वक्त इतना ज्यादा खुश थी कि उसे पूर्वी की कही बातें सुनाई नहीं दे रही थी। वह अपने में ही मस्त होकर झूम रही थी। तभी पूर्वी उसके पास आए और उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, तुम पागल हो? तुम इस तरह से क्यों नाच रही हो, बताओ मुझे। पूर्वी की बात सुनकर आरजू बोली, पूर्वी पूर्वी मैं आज बहुत 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 खुश हूँ। तू सोच भी नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। आरजू की बात सुनकर पूर्वी उसे शांत करते हुए बोली, आरजू तो इतना तेज नहीं चिल्ला सकती। डॉक्टर ने तुझे मना किया था ना। आरजू पूर्वी की बात सुन पूरी शांत हो गई। फिर वह धीमी आवाज में पूर्वी से बोली, यार ठीक है मैं धीरे बोलूंगी पर मैं सच में बहुत खुश हूँ। और इतनी खुशी के कारण मैं भूल ही गई थी कि मुझे डॉक्टर ने तेज से चिल्लाने के लिए मना किया था। इतना कहते हुए वह मुस्कुराकर तुरंत पूर्वी के गले लग गई। पूर्वी अपनी फ्रेंड के लिए बहुत खुश थी। उसके बालों में हाथ घुमाते हुए बोली, तू खुश है तो मैं भी खुश हूँ। तेरी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। आरजू भी जानती थी कि पूर्वी भी उसे बहुत प्यार करती है। इसीलिए तो आरजू उसे अपनी खुशी जाहिर कर रही थी। दोनों फ्रेंड बहुत खुश थे। पूर्वी फिर कुछ सोचते हुए बोली, अच्छा मुझे बता ऐसी क्या बात है? इतना कहते हो उसने आरजू को धीरे से बेड पर बिठाया और खुद उसके बगल में बैठ गई और उसे पूछने लगी। आरजू कुछ बोलने वाली थी कि एकदम से चुप हो गई और बोली, नहीं बस ऐसे ही, वह अब मैं ठीक हो गई हूं ना और मैं बोलने लगी हूं, इसलिए मैं बहुत खुश हूं। पूर्वी ने उसे अजीब नजरों से देखा और बोली, अच्छा ऐसा है क्या? पर तू तो 2 दिन पहले से ही बोलने लगी है और आज तो इस तरह से खुश हो रही है। आरजू भी सुनकर बोली, हाँ तो आज मैं घर आई हूं तो तभी तू खुशी को जाहिर करूंगी। वहां हॉस्पिटल में थोड़ी इस तरह से उछल कूद कर सकते हैं। पूर्वी ये सुनकर बस हाँ में सर हिला देती है। लेकिन कहीं ना कहीं वो समझ गई थी कि आरजू उससे कुछ छुपा रही है। अचानक से पूर्वी की नज़र एक जगह जाकर ठहर गई। वह आरजू की होठों की तरफ इशारा करते हुए बोली, ये कैसे हो गया? ये सुनकर आरजू को एक पल के लिए कुछ याद आ गया और फिर वो अपनी पलकें नीचे झुका के धीमी आवाज में बोली, अरे वह तो कोई कीड़ा काट लिया था, इसलिए ऐसा हुआ। पूर्वी आरजू के चेहरे को देखकर सब समझ गई क्योंकि उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया था। पूर्वी आरजू की तरफ देखते हुए बोली, तू सही कह रही है, सच में कोई बदमाश कीड़ा था।
जिसने तुझे काट लिया है। पर कोई ना, हम लोग मिलकर कीड़े को अच्छा मजा चखाएंगे। आरजू ने हाँ में सर हिला दिया, पर मन ही मन उसे हंसी आ रही थी। वो यक्षांश को इमेजिन करने लगी, कैसे पूर्वी उसे यहाँ वहाँ दौड़ा रही है मारने के लिए। और यक्षांश एकदम से आकर आरजू के पीछे छुप गया और खुद को पूर्वी से छिपाने लगा। ये सब याद कर आरजू के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। पूर्वी जब आरजू को इस तरह से मुस्कुराते हुए देखा, तो अपने मन में बोली, कुछ तो है जो तू छुपा रही है। पर क्या, ये तो मैं पता लगा कर रहूंगी। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं एहसास हो रहा है कि तू अभी जीजू के बारे में सोचकर मुस्कुरा रही है। अगर यह मुस्कुराहट उनकी दी हुई है, तो मैं खुश हूं तेरे लिए और मैं चाहूंगी कि यह मुस्कुराहट हमेशा बनी रहे। फिर दोनों ही साथ बैठकर बातें करने लगी। वहीं यक्षांश कार में बैठते ही उसके चेहरे के भाव बिल्कुल ही सख्त हो गए। जहां यक्षांश अभी आरजू के साथ बड़े ही नॉटी अंदाज में था, वो अब बिल्कुल ही किसी भयानक इंसान की तरह दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें सर्द थी और चेहरा भयानक लग रहा था। अभिनव यक्षांश की तरफ देखा और बोला, शांत हो जा। यक्षांश ने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। करीब 40 मिनट बाद उनकी कार शहर से बाहर जंगल के बीच में जाकर रुका। यक्षांश तुरंत कार से बाहर आया। उसके साथ अभिनव भी कार से बाहर आया। वो जंगल रात में बहुत ही भयानक दिखाई दे रहे थे और वहां से जंगली जानवरों की आवाजें आ रही थी। लेकिन यक्षांश पर इसका कोई असर नहीं था। उसके चेहरे पर अभी भी कोई भाव नहीं थे। अक्षांश और अभिनव दोनों चलकर एक पेड़ के पास गया और यक्षांश उस पेड़ पर लगे रेड कलर के बटन को प्रेस किया, तो उन सभी पेड़ों के बीच से एक डोर खुल गया। फिर यक्षांश उसके अंदर चला जाता है। वहां पर अंदर बहुत से लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाजें गूंज रहे थे। वहीं चारों तरफ खून फर्श पर फैले हुए थे। दिखने में ये सब बहुत ही दर्दनाक मंजर था। वहीं एक कमरे में दो आदमियों को बांध कर रखा गया था। उसके पूरे शरीर से बहुत खून निकल रहे थे, जिससे ये साफ पता चल रहा था कि उसे बहुत बुरी तरह से मारा गया है। वो दोनों अब तक हल्की हल्की बेहोशी की हालत में थे। ये दोनों उस पार्टी वाली रात आरजू को किडनैप करने वाले थे, जिसे यक्षांश ने पहले ही अपने आदमियों से कहकर पकड़वा दिया था। इन दोनों को जान से मारकर जंगल में जानवरों के सामने फिकवा दो, ताकि उन जानवरों की थोड़ी भूख मिट जाए। यक्षांश उस कमरे से बाहर आकर वही साइड में खड़े अपने एक आदमी की तरफ देखते हुए बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला। यक्षांश की बात सुन एक पल के लिए अभिनव चौंक गया। वही वो आदमी यक्षांश का ऑर्डर सुन तुरंत उसने अपने गर्दन हिला दिए। फिर यक्षांश वहां से दूसरी साइड बने एक दूसरे कमरे की तरफ जाता है। यक्षांश उस कमरे में पहुंचकर वहां रखे एक बड़े से चेयर पर आराम से बैठ जाता है। इस समय उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे, जिसे देखकर कोई बता नहीं सकता था कि उसके मन में क्या चल रहा है। यक्षांश के चेयर के सामने एक लकड़ी के बने चेयर पर माहिरा को बांध कर रखा गया था। इस वक्त माहिरा बेहोशी की हालत में थी। उसकी भी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। उसके चेहरे पर थप्पड़ों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे और माथे पर चोट लगे थे, जिनमें से ब्लड निकल रहे थे। यक्षांश अपने गुस्से भरी निगाहों से माहिरा की तरफ ही देख रहा था। फिर वह अभिनव की तरफ देखकर कुछ इशारा करता है, तो अभिनव तुरंत वहां खड़े एक गार्ड से ठंडे पानी की भरी हुई बाल्टी मंगाता है। वो गार्ड पानी की बाल्टी लाकर उसके सारे ठंडे पानी को एक झटके में माहिरा के ऊपर फेंक देता है, जिससे एक झटके में तुरंत माहिरा की आंखें खुल जाती हैं। वो खुद को रस्सी से बंधा हुआ पाकर पहले वो छटपटाते लगी, फिर खुद को छुड़ाने की नाकाम कोशिश करने लगी, पर वो अपनी कोशिश में नाकाम हो जाती। फिर माहिरा की नज़र अपने सामने बैठे यक्षांश पर जाती है, जो किसी राजा की तरह एक पैर पर दूसरे पैर को चढ़ाए हुए बहुत ही आराम से बैठा हुआ था। इस तरह यक्षांश को अपने सामने देखकर माहिरा थोड़ा चौंक गई। तभी उसे सब कुछ याद आने लगा कि कैसे यक्षांश ने अचानक से एंगेजमेंट कैंसिल कर दिया था और फिर उसने अपने आदमियों से उसे पकड़वा दिया था। फिर वो सब उसे लेकर यहाँ आ गए थे और तब से हर रोज उसे टॉर्चर कर रहे हैं। ये सब सोचकर माहिरा गुस्से से यक्षांश की तरफ देखने लगी। तभी यक्षांश, जो कि माहिरा को अब तक गुस्से से घूर कर देख रहा था, अचानक से उसके होठों पर एक तिरछी मुस्कुराहट आ गए। ये देख माहिरा यक्षांश को अजीब नजरों से घूरने लगी। माहिरा के ऐसे घूमने से अक्षांश अपने होठों पर खतरनाक स्माइल लिए बोला, क्या हुआ, इस तरह से मुझे क्यों खोल रही हो?
जैसे कि पहली बार देख रही हो वह तुम्हें गुस्सा आ रहा है ना। तुम्हारा तो सारा प्लान ही फेल हो गया। तुमने तो सोच रखा था कि तुम मुझसे शादी करके रावत अंपार की अकेली मालकिन बन जाओगी और फिर एक एक करके सभी को घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दोगी। यही सोच रखा था तुमने ना, पर देखो ना, तुम्हारे तो सारी प्लानिंग ही फेल हो गई। यक्षांश की बातें सुनकर माहिरा का गुस्सा बढ़ते जा रहा था। वो अपनी आंखों में घुसा लिए तेज आवाज में बोली, तुम्हें क्या लगता है यक्षांश रावत कि तुम जीत गए हो? कभी नहीं, तुम माहिरा खन्ना से नहीं जीत सकते। मैं तुम्हें चुटकी में मसल कर रख दूंगी। बस एक बार मेरा हाथ खोल कर तो दिखाओ, फिर देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। यक्षांश ये सुनकर तेज तेज हंसने लगा और हंसते हुए बोला, रस्सी जल गई पर अकड़ अभी नहीं गया। अच्छी बात है, ये एटीट्यूड होना चाहिए। पर शायद तुम नहीं जानती कि मैं तुमसे भी कहीं गुना ज्यादा एटीट्यूड वाला हूँ। मेरे एटीट्यूड के सामने अच्छे अच्छे लोगों की नहीं चलती तो तुम क्या हो? तुम जैसे को तो मैं धूल में मिटाने से पहले एक सेकंड भी नहीं सोचता। यक्षांश की बातें सुनकर माहिरा एकदम से हंसते हुए बोली, अच्छा तुम वही हो ना जिसकी बीवी ने धक्के मारकर निकाल दिया था और जिसकी मुंह पर उसकी बीवी ने ही डाइवोर्स पेपर मारकर कहा था कि तुम एक नामर्द हो। सही कहा ना मैंने? यक्षांश जब सुना तो वो गुस्सा होने की जगह अभी भी उसके चेहरे पर वही भाव थे। वो अभी भी बिना किसी एक्सप्रेशन के बैठा हुआ था, जबकि अभिनव और यक्षांश के आदमी यह सब कुछ सुनकर गुस्से से बौखला उठे थे। अभिनव चिल्लाते हुए बोला, माहिरा तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे दोस्त के बारे में ऐसा कुछ बोलने की? ये कहते हुए वो आगे बढ़ने लगा। तभी यक्षांश अभिनव के हाथ को पकड़कर रोकते हुए बोला, अरे जान दे ना यार, उसे बेचारी सदमे में है। आज इस टाइम जिन लोगों का दिमाग काम नहीं करता, और वैसे भी कहा गया है जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, तो इस गरज लेने दे। जबकि मैं उन लोगों में हूं जो बिना गरजे ही बरस पड़ता हूं और फिर उसकी आवाज दूर दूर तक जाती है। यक्षांश की बात सुनकर माहिरा डर से कांप गई, पर फिर भी वो खुद के डर को छिपाकर वह उसी तरह गुस्से में यक्षांश को देखते हुए बोली, अरे तुम क्या कर लोगे? तुम जैसों को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। वो बुढ़िया तुम्हें अडॉप्ट क्या कर ली? तुम तो सच में खुद को रावत खानदान का वारिस समझ बैठे। मुझे तो लगता है तुमने उस बुढ़िया को बेवकूफ बनाया होगा, तभी तो उस बुढ़िया ने तुझे उसे खानदान का वारिस बनाकर ले गई। वैसे तुमने मुझे कहा कि मैं प्लानिंग प्लाटिंग करती हूँ, पर तुम भी कम प्लानिंग प्लाटिंग नहीं करते। तो इस हिसाब से हम दोनों तो एक ही नाव पर सवार हुए ना। तो फिर हम दोनों में ये दुश्मनी कैसी? क्यों ना हम दोनों एक हो जाए और फिर इस पूरी दुनिया पर राज करेंगे। क्या कहते हो तुम? माहिरा ये कहते हुए यक्षांश की तरफ देख रही थी। वही यक्षांश माहिरा की बात सुन मुस्कुराने लगा। उसके होठों की स्माइल बड़ी हो गई। इस देखकर मेरा को लगने लगा कि शायद यक्षांश उसकी बात को मान गया है और वो खुशी से यक्षांश की तरफ देखने लगी। तभी कुछ ही सेकंड बाद माहिरा की तेज दर्द भरी चीख वहां गूंज उठी। यक्षांश के एक इशारा करने से वहां खड़े एक आदमी ने माहिरा के हाथों के ऊपर बहुत ही खौलता हुआ पानी डाल दिया, जिससे वो दर्द से चीख उठी। माहिरा की चीख इतनी दर्द भरी थी कि एक पल के लिए वहां मौजूद यक्षांश के सारे आदमी भी डर गए थे, क्योंकि यक्षांश इस वक्त इतने भयानक रूप में था कि उसे देखकर उन सब की हालत खराब हो रही थी। यक्षांश चेयर पर से उठा और माहिरा के हाथ को खोल दिया। हाथ खोलते ही माहिरा गुस्से से यक्षांश की तरफ घूरते हुए बोली, ये तुमने ठीक नहीं किया। तभी यक्षांश माहिरा को एक तेज थप्पड़ मारा, जिसे माहिरा सीधे फर्श पर मुंह के बल गिर गई। उसके सिर पर गहरी चोट लग गई और उनमें से ब्लड निकलने लगा। माहिरा दर्द से कराहते हुए बोली, क्या किया तुमने? यक्षांश उसके पास पहुंचा और उसके इस हाथ पर अपने शूज रख दिए, जो कि अभी गर्म पानी पड़ने से बुरी तरह से जल चुके थे। यक्षांश के ऐसा करते ही माहिरा तेज तेज चीखने लगी, छोड़ो मुझे प्लीज, बहुत तेज दर्द हो रहा है, प्लीज छोड़ो मेरे हाथ को। ये कहते हुए माहिरा की आंखों से आंसू गिर रहे थे, पर यक्षांश के चेहरे पर वही गुस्से के भाव थे। यक्षांश हल्का सा नीचे झुका और बोला, इन्हीं हाथों से तुमने मेरी वाइफ के गले पर वह कांच का टुकड़ा रखा था ना? इन्हीं हाथों से तुमने उसके गले को काटा था ना? तो भला मैं इसे कैसे छोड़ दूं? ये कहते हुए वो बुरी तरह से अपने शूज से उसके हाथ को मसलने लगा। माहिरा दर्द से और भी ज्यादा तड़प उठी और चीखने चिल्लाने लगी,
कुछ ही देर में माहिरा दर्द से चीखते हुए ही बेहोश हो गई। यक्षांश उसे दूर हुआ और वहां खड़े आदमियों की तरफ देखते हुए बोला, ये तुम सब लोगों के लिए गिफ्ट है। जितना एंजॉय करना चाहे उतना एंजॉय कर सकते हो। ये कहते हुए यक्षांश अभिनव के साथ रूम से बाहर आ गया। अभिनव यक्षांश को देख रहा था। आज यक्षांश बिल्कुल बदला हुआ लग रहा था, पर उसे उसका ये दोस्त अच्छा लग रहा था। थोड़ी ही देर में दोनों बाहर आए और अपनी कार में बैठकर वहां से दोनों ऑफिस के लिए निकल गए। पूरे दिन ऑफिस में वर्क करने के बाद शाम को वो दोनों अपार्टमेंट के लिए निकल गए। यक्षांश और अभिनव दोनों ही अपार्टमेंट पहुंचे तो अब तक रात के 9 बजे बज चुके थे। यक्षांश जो थोड़ा थका हुआ था, क्योंकि उसने ऑफिस में मीटिंग अटेंड की थी, वह तुरंत कार से बाहर आया और लंबे कदमों के साथ अपार्टमेंट की तरफ बढ़ गया। अभिनव एक नज़र यक्षांश को देखा, क्योंकि यक्षांश ने उसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था। वह अपने मन में बोला, देखो घर आते ही एक बार फिर से ये बदल गया। साला हर वक्त एटीट्यूड में रहता है। ये कहते हुए वो भी कार से बाहर आया और अपार्टमेंट की तरफ बढ़ गया। यक्षांश अपार्टमेंट के अंदर आया और एक नज़र वह हाल में चारों तरफ देखा तो उसे हाल में कोई नहीं दिखा। फिर वह तुरंत वहां से अपने रूम की तरफ बढ़ गया। अभिनव भी अंदर आया और चारों तरफ देखने के बाद अपने रूम की तरफ चला गया। वैसे भी वह बहुत थका हुआ था। रूम में पहुंचते ही तो सबसे पहले वॉशरूम में जाकर फ्रेश हुआ और फ्रेश होकर बेड पर आकर लेट गया। वही यक्षांश को आरजू की याद आ रही थी। आरजू के बारे में सोचते हुए उसके होठों पर स्माइल आ गई। उसे याद आने लगा कि जाने से पहले उसने आरजू से क्या कहा था कि रात में रेडी रहना, आज वह उसे नहीं छोड़ेगा। ये सोचकर वह मुस्कुरा रहा था, जैसे मानो उसके मन में बहुत कुछ चल रहा हो। वह अपने रूम का डोर ओपन किया और जैसे ही अंदर गया तो वहां का नजारा देखते हैं, उसका मुंह बन गया। रूम में चारों तरफ अंधेरा था। वह तुरंत ही स्विच बोर्ड, धुंध और लाइट ऑन किया। फिर उसकी नज़र बेड पर गई जहां पर आरजू बड़े ही मस्त होकर सो रही थी। आरजू को इस तरह से सोते देखा यक्षांश का मुंह बन गया था। वो अपनी आंखें छोटी कर उसे घूरने लगा। वह तुरंत डोर बंद किया और चलकर बेड की तरफ बढ़ गया। वह पास जाकर आरजू की तरफ देखते हुए एक चक्कर लगाकर कर बोला, वाइफी क्या तुम सो गई हो? लेकिन आरजू की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया। ये देखकर यक्षांश खुद से ही बोला, क्या सच में सो गई है? यक्षांश ये सोचकर थोड़ा उदास हो गया था। वह क्या क्या सोच रखा था कि आज रात को क्या क्या करेगा। उसने तो पूरी प्लानिंग कर ली थी। आज रात को आरजू को सोने भी नहीं देगा और उससे बहुत सारा प्यार करेगा। लेकिन आरजू ने तो उसके सारे अरमानों पर पानी फेर दिए थे। यक्षांश मुंह लटकाए हुए आरजू की तरफ देख रहा था। वह अपने कोट को निकालकर सोफे पर फेंका, फिर शर्ट के बटन ओपन करते हुए सीधे वॉशरूम में चला गया। जैसे ही वॉशरूम का डोर बंद हुआ, एकदम से आरजू की आंखें खुल गई और वह वॉशरूम की डोर की तरफ देखने लगी। फिर उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई। वह मुस्कुराते हुए बोली, थैंक गॉड भगवान जी, आपने मुझे बचा लिया, वरना आज रात ना जाने मेरे साथ क्या होता। ये सोचकर आरजू खुश हो रही थी। असल में आरजू पहले तो बहुत खुश थी, पर जैसे ही उसे पूर्वी ने बताया कि फर्स्ट नाइट में क्या क्या होता है और वो कितनी पेनफुल नाइट होती है, ये सब कुछ सोचते हुए आरजू के चेहरे पर डर के भाव आ गए थे। और डर के कारण उसने सोच लिया था कि यक्षांश के आने से पहले ही वो सो जाएगी। पर उसने बहुत कोशिश की लेकिन फिर भी उसे नींद नहीं आई। तब उसने यह आइडिया लगाया कि क्यों ना वह सोने की एक्टिंग करें और इस तरह से प्रिंट करें कि जैसे वह गहरी नींद में है। और हुआ भी वैसे ही। यक्षांश को यही लगा कि आरजू सच में सो गई है। अब आरजू खुद पर प्राउड फील कर रही थी कि उसने अपने एक्टिंग से इतने बड़े बिजनेसमैन को बेवकूफ बना दिया है। अभी आरजू खुश हो रही थी कि एकदम से वॉशरूम के डोर ओपन होने की आवाज आई। जैसे ही आरजू ने देखा कि यक्षांश बाहर आ रहा है, वह तुरंत अपनी आंखें बंद कर पहले की तरह सोने की एक्टिंग करने लगी। यक्षांश, जो कि अभी सिर्फ व्हाइट कलर के टॉवल में था, उसके गीले बालों से पानी की बूंदें टपक कर उसके ब्रेड चेस्ट से होते हुए 8 पैक एप्स में गुम हो रहे थे। इस वक्त यक्षांश सच में किसी मॉडल की तरह अट्रैक्टिव लग रहा था। उसकी पर्सनैलिटी अगर इस तरह आरजू देखी तो वह भी बेकाबू हो जाती, पर अभी उसने तो आंखें बंद कर रखी थी। यक्षांश अपने एक हाथ में टॉवल लेकर बालों को सूख रहा था
और उसकी नजरें बाहर भाग बेड पर सो रही आरजू पर ही जा रहे थे। अचानक ही यक्षांश कुछ सोच मुस्कुराने लगा। वह अपने मन में बोला, अच्छा मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम सो नहीं रही हो वाइफी, बल्कि मुझे बेवकूफ बना रही हो। नॉट बैड, यक्षांश रावत को उसकी वाइफ बेवकूफ बना रही है। वह भी तब जब उसने बहुत कुछ प्लान कर रखा है। कोई बात नहीं, तुम एक्टिंग कर रही हो तो मैं भी एक एक्टिंग करूंगा, मैं भी देखता हूं कि तुम कैसे इफेक्ट नहीं होती हो। ये कहते हुए यक्षांश आरजू की तरफ बढ़ गया। आरजू अपनी आंखें बंद की हुई थी। वह यक्षांश की प्रेजेंस को बहुत ही अच्छे से फील कर पा रही थी। वह यक्षांश के कदमों को अपनी तरफ आते हुए महसूस कर थोड़ी घबरा रही थी। आरजू ने भी खुद को कंट्रोल कर रखा था। उसने खुद की सांसों को रोक रखा था और मन ही मन हनुमान चालीसा पढ़ रही थी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तेहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलदामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। बाकी का आप लोग खुद ही ऐड कर लोगे, क्योंकि आप सबको तो हनुमान चालीसा आता ही होगा। क्योंकि मुझे पता है मेरे रीडर्स काफी इंटेलिजेंट है और वह इसके आगे की लाइन जरूर ऐड कर लेंगे। वह क्या है ना, बेचारी आरजू को पूरा हनुमान चालीसा नहीं आता है, इसलिए वो बार बार यही लाइन रिपीट कर रही थी। यक्षांश आरजू के बिल्कुल करीब पहुंच गया और उसके चेहरे की तरफ झुकने लगा। आरजू यक्षांश के गर्म सांसों को अपने चेहरे पर साफ फील कर पा रही थी, लेकिन फिर भी उसने खुद को कंट्रोल कर रखा था। यक्षांश के बालों से पानी आरजू के गालों पर गिर रहे थे, पर फिर भी आरजू ने बड़ी मुश्किल से खुद को रोक रखा था। उसने अपने हाथों की मुट्ठी बना ली थी और खासकर बेडशीट को जकड़ लिए थे। भले ही आरजू सोने की एक्टिंग कर रही थी, लेकिन उसकी पलकें मूव कर रही थी, जिसे यक्षांश ने देख लिया था और आरजू को ऐसा करते देखा हो। यक्षांश के होठों पर एक डेविल स्माइल आ गई। वह फिर आरजू के पैरों की तरह बढ़ा और उसके पैरों में गुदगुदी करने लगा, लेकिन आरजू अभी भी खुद को कंट्रोल किए हुए चुपचाप लेटी थी। वह कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रही थी। यक्षांश खुद से बोला, ये क्या बात है, वैसे तो तुम इस तरह से रो रही हो जैसे बरसों बाद आज तुम्हें नींद आई हो। तुम तो जैसे घोड़े गधे सब बेचकर मस्त होकर सो रही हो। दिस इज नॉट फेयर वाइफी। फिर यक्षांश जानबूझकर वही टेबल पर रखे आरजू की दवाइयों की तरफ देखते हुए बोला, अच्छा अब मैं समझा कि मेरी वाइफ इस तरह से गहरी नींद में क्यों है, क्योंकि उसने खाना खाने के बाद मेडिसिन लिया है और शायद मेडिसिन के असर के कारण वह अभी गहरी नींद में है। हाँ यही बात होगी, वरना तुम इतनी गहरी नींद में तो नहीं सोई कि मेरे इतना सब कुछ करने की बाद भी तुम ना उठो। आरजू जो कि सोने की एक्टिंग कर रही थी, वह यक्षांश की आवाज तो सुन ली और वह मन ही मन बोली, हाँ हाँ आप यही समझ लीजिए, पर अब मेरा पीछा छोड़ दीजिए और चुपचाप से सो जाए और मुझे भी चैन की नींद सोने दीजिए। यक्षांश कुछ सेकंड तक आरजू की तरफ देखता रहा। अभी भी आरजू की आंखें हल्की हल्की हिल रही थी। यक्षांश ये देखकर और भी ज्यादा मुस्कुराने लगा और फिर कुछ सोचते हुए बोला, ओ माय स्वीट इनोसेंट वाइफी, अब तुम देखो तुम्हारा इंटेलिजेंट हस्बैंड क्या करता है। ये कहते हुए यक्षांश अपने बालों में हाथ फेरते हुए मुस्कुराकर सीधे चेंजिंग रूम की तरफ चला गया। जैसे ही चेंजिंग रूम के डोर बंद होने की आवाज आरजू के कानों में पड़ी, वो धीरे से अपने एक आंख को खोलकर सामने देखने लगी। जब उसे यक्षांश रूम में कहीं नहीं दिखा, तो वो एक गहरी सांस लेकर बोली, थैंक गॉड, इन्हें विश्वास हो गया कि मैं सो गई हूं, वरना मुझे तो लग रहा था फिर कहीं इन्हें सच पता ना चल जाए। वैसे भगवान जी ने मेरी हेल्प कर दी और मेरे प्यारे हस्बैंड मेरे झूठ को सच मान गए। आरजू अभी बहुत खुश थी, ये सोचकर कि उसका प्लान कामयाब हो गया है और आज की रात वह उस दर्द से बच गई। लेकिन तभी उसके मन से एक आवाज आई, आखिर कब तक तुम अपने हस्बैंड से बच पाओगी? आज नहीं तो कल तुम्हें वह सब कुछ फेस करना ही पड़ेगा। ये सोचकर आरजू थोड़ा घबरा गई, पर फिर वो खुद से बोली, मैं जब तक बच सकती हूँ तब तक बचूंगी, बाकी का बाद में देखा जाए। ये कहते हुए आरजू मुस्कुराने लगी। अचानक उसे एहसास हुआ कि चेंजिंग रूम का डोर ओपन हो रहा है, तो जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली और वापस से सोने की एक्टिंग करने लगी। वही यक्षांश बेड की तरफ बढ़ा। अभी उसके होठों पर बड़ी सी स्माइल थी। वो उसी स्माइल के साथ आरजू की तरफ देखने लगा और बोला, मेरी क्यूट वाइफ उठने के लिए रेडी हो जाओ। ये सब बातें यक्षांश अपने मन में बोल रहा था और फिर अचानक से यक्षांश अपने मुट्ठी को ओपन किया।
उसमें एक कॉकरोच था। वह कॉकरोच को आरजू के ऊपर फेंक दिया और एकदम से चिल्लाते हुए बोला, आ कॉकरोच कॉकरोच हटाओ हटाओ, मुझे बहुत डर लगता है। अचानक ही यक्षांश की बात सुन आरजू घबरा गई। वो पहले तो सोची कि शायद यक्षांश खुद से ही कॉकरोच को हटा देगा, लेकिन जब उसने ये सुना कि यक्षांश खुद कॉकरोच से डरता है तो अब आरजू की हालत बुरी तरह से खराब हो गई, क्योंकि उसे खुद बहुत ज्यादा डर लगता है। वो एकदम से चीखते हुए उठकर बैठ गई और थोड़े तेज आवाज में बोली, कहाँ है कॉकरोच, कहाँ है कॉकरोच। यक्षांश जब आरजू को उठा देखा पहले तो वो मुस्कुराया और फिर वापस से अपने चेहरे पर डर के भाव लाते हुए बोला, वाइफी तुम्हारे ब्लैंकेट के ऊपर कॉकरोच है। ये देखकर आरजू डर से चीखते हुए एकदम से उठकर बेड पर खड़ी हो गई। आरजू तुरंत उठकर वही सामने खड़े यक्षांश के ऊपर कूद गई। आरजू डर के कारण अपने दोनों पैरों को यक्षांश के कमर के चारों तरफ लपेट लिया और अपने हाथों का घेरा बनाकर उसके गले को कसकर पकड़ लिया। डर कर कांपते हुए आरजू ने अपने चेहरे को भी यक्षांश के गले में छुपा लिया था और डरते हुए चिल्लाकर बोल रही थी, प्लीज प्लीज बचाइए, मैं कॉकरोच से बहुत डरती हूँ। ये कहते हुए आरजू हल्का हल्का कांप रही थी। अब यक्षांश क्या करेगा आरजू के साथ? आरजू को जब ध्यान आएगा कि उसका झूठ पकड़ा गया है, तो वो क्या करेगी? आगे क्या होगा जानने के लिए सुनना ना भूलें मिस्टीरियस सीक्रेट बिलियनेयर, सिर्फ मेरे चैनल MS नॉवल स्टोरी पर।